और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। एसटीएफ और पटना पुलिस की कार्रवाई, पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 6 अपराधी। अपराधियों के पास से हथियार भी मिला है। सभी गिरफ्तार अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। 3 देसी पिस्टल, 4 मैगजीन, 24 कारतूस बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली भी लगी है। ये जो व्यक्ति जो पुलिस को धक्का देके भाग रहा था, वो मेन रोड छोड़ के जो बाई रोड है उस पर चला गया और उस पर अनियंत्रित होकर वो गिर गया था। उसके बाद गिरने के बाद ये जो व्यक्ति है उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया और थानाध्यक्ष विक्रम और उसके साथ जो एसटीएफ के भी टीम थे, उन लोगों के द्वारा वार्निंग किया गया और वार्निंग देने के बाद कंट्रोल वे में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग किया गया। इस पे जो व्यक्ति है जो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, उसके पैर में गोली लगा था और उसका इलाज के लिए पहले पीएचसी लेकर गए और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच अभी भेज दिया गया है और उस पर अभी खतरे से बाहर है और इस पर कुल 6 लोगों का गिरफ्तारी अभी तक हुआ है। और न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है, उसमें अब ये बड़ी कामयाबी। निश्चित तौर पर शिप्रा, और देखिए, दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि विक्रम थाना क्षेत्र में जो ये ख्यात अपराधी हैं, ये एकत्र हुए थे एक व्यक्ति की हत्या के इरादे से, और इसी सूचना पर पटना पुलिस और जो बिहार एसटीएफ है उसकी स्पेशल टीम ने इन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की। तो पुलिस को चैलेंज किया गया। इसी दौरान फायरिंग हुई दोनों तरफ से और जब पुलिस की फायरिंग हुई तो उसमें एक अपराधी के पैर में भी गोली लगी है। जो पकड़े गए अपराधी हैं, चाहे वो विशाल हो, जितेंद्र हो, अंकित हो, सोनू हो, शुभम हो और ऋतिक, ये सभी पुराने अपराधी रहे और इनका कुख्यात जो है ये अपराधी है, जिनका कई मामलों में हत्या से लेकर रंगदारी, आमचक तमाम मामलों में इनकी संलिप्तता रही है। और इन्हीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन जब पुलिस को चैलेंज किया गया और फायरिंग की गई, तब जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और इसी दौरान एक अपराधी के पैर में गोली लगी। हालांकि सभी अपराधी पकड़े गए और इनके पास से देसी पिस्टल, मैगजीन, कार्ट्रिज और मोबाइल समेत दो बाइक है, उसको भी रिकवर किया गया है। एक अहम कामयाबी पटना पुलिस के लिहाज से देखा जाए तो दोनों का ज्वाइंट, पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ, दोनों ने इनको कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है एनकाउंटर के बाद। जी ठीक है संजय, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां पुलिस ने डुमरिया घाट थाने में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2 करोड़ रुपए के 5.6 किलो चरस लग्जरी कार से बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि लग्जरी कार में तहखाना बनाकर चरस की तस्करी की जा रही थी। वहीं पुलिस ने लग्जरी कार से तस्कर सरोज कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस लगातार चरस तस्कर के पूरी कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। आखिर इस तस्करी में कौन कौन लोग शामिल थे, चरस कहां से लाया जा रहा था और किसको डिलीवरी करना था, ये पूरी जानकारी पुलिस की टीम अब जुटा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, कोटा सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। सिर्फ कोटा में ही छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। राज्य के तौर पर आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और इस मामले में एसआईटी ने क्या किया, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजस्थान सरकार से पूछा गया है। आपको बता दें कि कोटा में लगातार हो रहे सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। आज इस पर सुनवाई हुई है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह पर जमीन घोटाले का एक बड़ा आरोप लगाया है और नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1,58,00,000 की जमीन अस्थावा और इस्लामपुर में कहां से खरीदा, इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी नहीं है। नीरज कुमार ने कहा, आरसीपी सिंह के जमीन खरीद फरोख्त का पूरा किताब है। आरसीपी सिंह लालू से बड़े घोटालेबाज निकले। नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह को चैलेंज करते हुए कहा है कि आरसीपी सिंह अस्थावा से चुनाव लड़कर दिखाएं। अगर उनके पंचायत में पोलिंग एजेंट मिल गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। नीरज कुमार से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। और नीतीश कुमार जी के साथ धोखाधड़ी यह किया गया कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था, नॉमिनेट,
चुनाव से निर्वाचित नहीं हुए थे, याचना किया था कि दे दीजिए हमको हुजूर राज्यसभा, हम राज्यसभा जाना चाहते हैं। और नौकरी से त्यागपत्र दे करके राज्यसभा नीतीश कुमार जी ने भेजा। राजनीति का इससे बड़ा कुकर्म क्या होगा कि इस्लामपुर की सीट हम हार रहे थे और आरसीपी सिंह इस्लामपुर में जमीन खरीद रहे थे। इनको पता चल गया था कि एयरपोर्ट बनने वाला है राजगीर में, तो छबीलापुर के इलाके में अस्थामा में इतना मोटा जमीन। और क्या सभी जो जमीन है वो वैध है या फर्जी ढंग से भी खरीदे? अरे जमीन का हालत यह है कि लालू जी के गुरु निकले हैं। जमीन आज मेरे नाम से, कल उनके नाम से, परसों इनकी बेटी के नाम से। क्या जो जब चुनाव हो रहा था तो एक तरफ चुनाव चल रहा था, वो जमीन खरीद रहे थे? अरे भाई, ये चुनावी हलफनामा मैंने पकड़ा। अब बताइए, कोई भी व्यक्ति चुनावी हलफनामा में अपनी संपत्ति, अपनी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा। मतलब मैं चुनौती दे रहा हूं आपके माध्यम से, अगर राजनीति में कलेजा में दम है तो अस्थामा विधानसभा से आप चुनाव लड़िए। आपके पंचायत में अगर पोलिंग एजेंट मिल जाएगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो ये नीरज कुमार ने बड़ा चैलेंज कर दिया है आरसीपी सिंह को। न सिर्फ 1.5 करोड़ के हेराफेरी का आरोप लगाया है, बल्कि अस्थामा से चुनाव लड़ने का भी चैलेंज ठोक दिया है। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। नेहरू परिवार पर उन्होंने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग नमक हराम हैं, देश का खाते हैं, दूसरे का गुण गाते हैं। ऐसे लोगों को देश बेनकाब करेगा। दिलीप जायसवाल ने कहा कि ऐसे लोगों को देश से बाहर करेगी जनता। क्या कि ये नेहरू परिवार को गुलामी का शासन में रहने की आदत लग गई थी, तो नेहरू का परिवार दूसरे देश के लोगों का ज्यादा समर्थक बन जाता है, पाकिस्तान का, चीन का। अभी देश बेनकाब करेगा ऐसे नेताओं को जो लोग पाकिस्तान और चीन का खाते हैं, हिंदुस्तान का, और पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं। ऐसे नेताओं को तो यहाँ की जनता पहचान करेगी और उसको जो है देश से बहिष्कृत करने का काम करेगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि मोदी जी वही मतलब ये लोग सब नमक हराम हैं, देश का खाते हैं और दूसरे का गुण गाते हैं। अब दिलीप जायसवाल के बयान पर सियासत गर्मा गई है। विरोधी दल के नेताओं ने एक सुर में दिलीप जायसवाल पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये दिलीप जायसवाल जी की गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जैसा गुरु है वैसा ये चेले हैं। नेहरू परिवार को जिस तरह से अमर्यादित बयान दे रहे हैं, नेहरू परिवार ने देश के लिए क्या किया है सभी को पता है। एक शहीद है वो, और शहीदों के लिए इस तरह से बोलना ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए रहा है। दिलीप जायसवाल जी तो नेहरू परिवार के पैर का धोवन भी नहीं है। तो नेहरू परिवार ने देश के लिए जो किया है वो अविस्मरणीय है, और सब लोग जानते हैं कि नेहरू परिवार ने देश को बहुत कुछ दिया है। उन्होंने अपना बलिदान तक देने का काम किया देश के लिए। लेकिन बीजेपी के लोग बताए कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। जो फिजूल की बातें करना है तो बीजेपी से आप फिजूल की बात कर सकते हैं, उनसे काम की कोई चर्चा नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक इस देश में शासन करने का मौका जनता ने दिया, लेकिन देश के लिए इन्होंने क्या किया है यह सबके सामने है। गांधी नेहरू परिवार का कब्जा रहा, परिवारवाद और वंशवाद की पोषक यह पार्टी बनी रही, पारिवारिक कुनबे से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगी। इतने वर्षों के बाद जनता को इनसे मुक्ति मिली है और किसी भी कीमत पर जनता इनको दोबारा मौका नहीं देने। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर जो भी देश को कहा वो पूरा किया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवादियों को दंडित किया और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया है। दुनिया ने भारत की ताकत देखी है, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जिस तरह से भारत ने उन टेररिस्टों को सजा दी जो पिछले 4-5 दशकों से न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया की शांति को बंधक बना चुके थे, उनके उन अड्डों पर जहां से निकले आतंकवादी दुनिया को तबाह कर रहे थे भारत के साथ साथ, और पिछले 15-20 वर्षों से 30 वर्षों से जो बड़ी घटनाएं भारत में हुई जिसके जिम्मेदार मुख्य पात्र लोग थे, अब वो दुनिया
बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। तेजस्वी यादव बिहार में अपराधियों के बेलगाम होने का आरोप लगाते हैं, जिस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार पलटवार किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि इन्हीं लोगों ने बिहार की विधि व्यवस्था को खराब किया था और बिहारी शब्द को गाली बना दिया था। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि आज बिहार में जितने भी अपराध हो रहे हैं सभी लालू प्रसाद और उनके संस्कार की ही देन है। ऑर्डर को पैदा करने वाला इन्हीं लोगों का खानदान है। जो तेजस्वी यादव और उनके पूज्य पिताजी लालू यादव जी थे, उन लोगों ने बिहारी कहना बदनाम होने की बात थी। अगर हम बिहारी कहते थे कहीं दूसरे प्रदेश में जाकर के तो लोग गलत निगाह से देखते थे। तो ये लालू यादव का परिवार ने बिहारी का अपमान किया है आज तक, और पूरे बिहार के अंदर जितने भी आज क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, ये उन्हीं का देन है। उन्होंने इस संस्कार को बिहार में पैदा किया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राज्य में अपराध के लिए लालू परिवार को जिम्मेदार ठहराया है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं ने दिलीप जायसवाल पर लालू फोबिया का शिकार होने का आरोप लगाया है। जनता पार्टी गरीबों, शोषितों, वंचितों की बात करने वाले को जंगल राज की उपमा दे करके कहीं ना कहीं उपहास बनाते रहे। उपहास बनाने वाले लोग आज जब लालू प्रसाद जी पूरी तरह से सक्रिय भूमिका में गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, तब भी इनको कहीं ना कहीं बेचैनी हो रही है। दिलीप जायसवाल जी बखूबी समझते हैं कि जब तक वो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के बारे में बकबक करते रहेंगे, उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, तब तक उनकी पार्टी में पूछ होती रहेगी। लालू फोबिया नाम के रोग से वो ग्रसित हैं। वही नहीं, पूरा भारतीय जनता पार्टी बिहार का जो है, बिहार यूनिट का, सभी लालू फोबिया के से ग्रसित है। बिहार के लोग लालू जी और राबड़ी जी के शासन को कभी नहीं भूल सकते हैं। बिहार के इतिहास में धब्बे के समान है। कोर्ट ने भी जंगल राज की उपाधि दी थी। बिहार के लोगों को इनकी वजह से देश में कई बातें सुननी पड़ी है, और बिहार की छवि भी इन लोगों की वजह से ही धूमिल। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब करने गई सांसदों की टीम अलग अलग देशों में वहां के प्रतिनिधियों के सामने भारत का पक्ष रख रही है। इसी कड़ी में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक टीम जापान गई है, जो लगातार अलग अलग लोगों के सामने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को लेकर भारत का पक्ष रख रही है। इसी कड़ी में संजय झा के नेतृत्व में भी प्रतिनिधिमंडल ने जापान में जन सुरक्षा पर बनी रिसर्च कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष यासुहिरो हानशी से मुलाकात की। इसमें जापान के पूर्व मंत्री भी शामिल रहे। संजय झा ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल भारत के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए है। मैं ये पुष्टि करना चाहता हूं कि जापान भारत का एक विशेष और रणनीतिक साझेदार है और दोनों देश लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे समान मूल्यों से बंधे हैं। जापानी ने जम्मू और कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की है और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत इसके लिए जापान का बहुत आभारी है। Across the country, the entire delegation has come on one issue to convey our message to the world that the fight against terrorism is not only for India, it's for the entire world. It is my pleasure and privilege to lead an all-party parliamentary delegation to Japan. I wish to affirm that Japan is a special and strategic partner of India, and both countries are bound by similar values such as democracy and press freedom. We have had extremely fruitful meeting with Foreign Minister yesterday and former Prime Minister of Mr. Suga of Japan yesterday. Now we have just met the Speaker of the Parliament, Japanese Parliament. All of them have condemned the terrorist incident that took place in April in Jammu and Kashmir and have expressed solidarity with India. और अब आपको बताते हैं कि जेडीयू सांसद संजय झा का प्रतिनिधि मंडल जापान के बाद कब और कहां जाने वाला है। 24 मई को दक्षिण कोरिया जाएगा, 27 मई को
ये प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर जाएगा। 28 मई को इंडोनेशिया में ये प्रतिनिधिमंडल होगा और उसके बाद 31 मई को मलेशिया का दौरा करेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा और अपनी बातें ये प्रतिनिधिमंडल रखने वाला है। तो हम आपको ये बता दें तारीख दर तारीख कब कब संजय झा की अगुवाई वाला ये प्रतिनिधिमंडल कहां कहां जाने वाला है। देखिए 22 मई जापान में और जापान के बाद 24 मई को दक्षिण कोरिया, उसके बाद 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया। बढ़ते आगे, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज मुंगेर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जमालपुर रेल कारखाना का निरीक्षण किया। एशिया के प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना का 350 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा है कि रेल कारखाना के विकास को लेकर जो भी कार्य हैं उन्हें जल्दी धरातल पर उतारा जाएगा। जमालपुर रेल कारखाना के विकास के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। रेल मंत्री जमालपुर में रेलवे की आत्मनिर्भरता पर जोर देते नजर आए। रेल मंत्री ने कारखाने में कई अहम योजनाओं की आधारशिला भी रखी और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। ये जो एक्शन प्लान बना है, ये एक्शन प्लान जमालपुर को भारत के मानचित्र पे एक बहुत सम्मानजनक स्थान पे पहुंचा है। मीन साहब से पूछा है, मीन साहब ये सर, आप यहाँ पर सभी नौजवानों को 2026 में पहला बैच एडमिशन देंगे? जी सर। मीन साहब ने हाँ बोला। 2026 में पहला बैच हमारे आसपास के नौजवानों को हम जमालपुर में इरमी में एडमिशन देंगे। और हमारा दो ही मांग रहा कि रेलवे वर्कशॉप में या तो रेलवे की पढ़ाई हो, इसकी भी स्थापना करनी चाहिए, और इसको एक विस्तार रूप लगभग 200 एकड़ जमीन जिस कारखाने के पास हो, तो इसको और विस्तार रूप देने का भी काम आपके माध्यम से होना चाहिए। यही हम लोग चाहते हैं। वर्कशॉप और पूरे वर्कशॉप में 147 एकड़, लगभग 147 एकड़ जमीन है, और उस जमीन का बेहतर ढंग से रेलवे के आधारभूत संरचना के निर्माण में कैसे उसका बेहतर ढंग से उसका इस्तेमाल हो सके, ये आपको तय करना है। और जमालपुर के वासियों को, हम सबों को आप पर भरोसा है, विश्वास है कि आप इसको कैसे इसका उपयोग हो सके, इस पर आप जरूर ध्यान देंगे और इसको विकसित करने का काम करेंगे। देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बाढ़ अनुमंडल के मोकामा के हाथीदह में निर्माणाधीन रेल ब्रिज का निरीक्षण करते नजर आए। राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहे इस रेल ब्रिज पर अब पटरी बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी 2 स्पेन बनना बाकी है, जिसका निरीक्षण करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आएंगे और 2 दिन के इस दौरे में पीएम मोदी बिहार को हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी शामिल होगा। पीएम मोदी 29 मई को पटना में सौगात देंगे, जबकि 30 मई को पीएम मोदी रोहतास के बिक्रमगंज से करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा की योजना की सौगात भी देंगे, जिसमें 29,000 करोड़ का पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी का बिहार आना ही विकसित बिहार के सपने को पूरा करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को अब सीधे आकर के पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। तो ये 2 फायदा तो हो रहा है। एक पटना एयरपोर्ट का फायदा हो रहा है कि विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बना है, और दूसरा बिहटा में हमारा जो है बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। तो ये 2 चीज़ फायदा तो सबको नजर आएगा आपके चैनल के माध्यम से। उसके बाद दूसरे दिन उनका कार्यक्रम विक्रमगंज में,
और विक्रमगंज में करीब 50,000 करोड़ रुपए का बिहार को सौगात देंगे, उससे ज़्यादा ही देंगे। 29,000 करोड़ का एक पावर प्रोजेक्ट का सौगात दे रहे हैं। पटना सासाराम और फेसबुक पर जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो क्या क्या सौगात मिल रहा है वो सारा चीज नजर आएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस